दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक तौर पर किसी सत्ता के खिलाफ इतनी मजबूत जमीन इससे पहले कभी नहीं थी। यानी 1952 के चुनाव से लेकर 2024 के आने वाले चुनाव के मद्देनजर अगर आप हर चुनाव पर भी ध्यान दें तो कभी आपको किसी राजनीतिक सत्ता के खिलाफ कोई इतनी मजबूत जमीन मुद्दों के आसरे दिखाई नहीं देगी। इंदिरा गांधी को लेकर आप कह सकते हैं हां, उस दौर में जनता खड़ी हो गई थी, लेकिन उस दौर में जनता पार्टी भी बन गई थी और इस देश के भीतर आंदोलनों के जरिए सत्ता को चुनौती देती हुई जनता पार्टी नेताओं के चेहरे के साथ मौजूद थी। तो एक तरफ सत्ता के खिलाफ सबसे मजबूत जमी का बनना और दूसरी तरफ इसी दौर में विपक्ष की इतनी पोपली जमीन 1952 के बाद से कभी किसी चुनाव में नहीं रही। किसी भी चुनाव को परख लीजिएगा तो विपक्ष के तौर पर नेताओं की मौजूदगी और उनके संघर्ष का मादा कहीं ना कहीं सत्ता को चुनौती देता रहा है। वो दौर कोई भी हो, वो दौर राजीव गांधी का ही दौर क्यों ना हो, जहां 400 से ज्यादा सीटें इसलिए मिल गई क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और उन 400 सीटों से ज्यादा को भी ना संभाल पाने की स्थिति 4 बरस के भीतर कैसे बन गई, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद 2024 के चुनाव में जब विपक्ष की पोपली जमीन है और मोदी सत्ता के खिलाफ बनती हुई जनता की मजबूत जमीन है, तो फिर यह रास्ता जाता किधर है? और क्या वाकई कोई फिक्र राहुल गांधी की नहीं, कोई फिक्र केजरीवाल की नहीं, कोई फिक्र नीतीश कुमार की नहीं, कोई फिक्र ममता बनर्जी की नहीं, कोई फिक्र शरद पवार की नहीं, या कोई फिक्र किसी भी छत्रप या विपक्ष के कतारबद्ध नेताओं की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वह अपने अपने दायरे में ना सिर्फ अलग थलग हैं, बल्कि अपने अपने दायरे में उन्हें जिताने के लिए इस देश के भीतर नरेंद्र मोदी को हरा दिया जाए, यह सोच क्या बन नहीं पा रही है। तो क्या 2024 के चुनाव जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए होने वाले हैं? और हराने के लिए इसलिए क्योंकि एक लंबी कतार है इस देश के भीतर, कमोवेश हर समुदाय, हर वोट बैंक को घेरती हुई, जिसके सामने मुश्किलें जो हैं वह मौजूदा राजनीतिक सत्ता द्वारा पैदा की गई है। तो क्या विपक्ष उसे भी साध पाने में असफल हो गया है? और विपक्ष के पास वाकई कोई राजनीतिक संघर्ष के ऐसा विजन नहीं है जहां वो लड़ाई लड़े और 2024 में खड़ा होते हुए नजर आ जाए? मौजूदा वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है और शायद इसीलिए परेशानी का सबब 2 ही मामले हैं। पहला बड़ा मामला, इस देश की जनता अगर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए निकल गई तो फिर बीजेपी के प्रकच्छे उड़ जाएंगे, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है, क्योंकि हर समुदाय के भीतर जो अलग अलग मुद्दे उन्हें परेशानियों में डाले हुए हैं और जिंदगी जीने के दौरान से लेकर भविष्य के तौर पर कैसे भारत को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बना रहे हैं, यह सवाल मिडिल क्लास ही नहीं, अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में भी अंदर तक घुस चुका है। यानी इस देश को कौन संभालेगा, यह सवाल बार बार इस देश की जनता को पीछे ढकेल देता है। लेकिन 2014 में ऐसा नहीं था। 2014 में तो कांग्रेस को हराना था, बीजेपी जीत कर आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में भी तस्वीर कुछ धुंधली थी कि भारत के भीतर के जो अलग अलग मुद्दों से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उनको साधने का मादा मोदी सत्ता में है। लेकिन क्या 2024 तक 2014 और 2019 की परिस्थितियां जीवित हैं? बिल्कुल नहीं है। और इसे ही आज परखने की जरूरत है। तो जरा एक सिलसिले के साथ पहले परख लीजिए कि वह मोटी और मजबूत जमीन जो इस देश में मोदी सत्ता के खिलाफ राजनीतिक तौर पर बन चुकी है, उसमें जनता खड़ी होगी या नहीं होगी बिना राजनीतिक दलों के। उन मुद्दों के बाद दूसरा चैप्टर खोलेंगे जब यह बात होगी कि विपक्ष की इतनी पोपली जमीन क्यों है और उसकी मौजूदगी का एहसास जनता अपने बीच क्यों नहीं कर पाती है। राहुल गांधी अपने तौर पर देश को मथ रहे हैं, जनता का राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्या वो राजनीति के लिए तैयार हो पाएगी?
और राजनीति के जरिए सत्ता परिवर्तन की सोच उसके भीतर समा पाएगी? वो सारे सवालों को ले रहे हैं, संवाद बना रहे हैं, जनता की अभिव्यक्ति को जगह दे रहे हैं, उनके साथ सरोकार को पैदा कर रहे हैं। लेकिन पहले मजबूत उस जमी का जिक्र जो मोदी सत्ता के खिलाफ इस देश में 2024 तक क्यों बनती चली जाएगी और उसे रोक पाने में मोदी सत्ता कोई कारगर उपाय नहीं कर पाएगी। ध्यान दीजिए, सबसे शुरुआत करते हैं नरेगा से। नरेगा में अभी फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष खत्म होने में भी 4 महीने बचे हुए हैं। कुल मिलाकर कहिए नवंबर जोड़ लीजिए तो 5 महीने बचे हुए हैं, लेकिन सरकार के पास नरेगा को देने के लिए पैसा नहीं है। तो जो काम दिए जाते हैं, 100 दिन के काम दिए जाते हैं, वो एवरेज पहली बार, इससे पहले 50 दिन रहते थे, वो घटकर 40 दिन आए। इस बार पहली बार वो 27 दिनों तक आकर रुक रहे हैं और बरस खत्म होते होते वो 23 दिनों पर आ जाएंगे। यानी एक बरस में सिर्फ 23 दिन काम दे पाने की स्थिति में यह सत्ता सिर्फ इसलिए है इसके पास नरेगा को देने के लिए पैसा भी नहीं है। मिड डे मील की स्थिति जो पूरे दौर में अस्त व्यस्त हो गया कोविड काल से लेकर, उसके बाद भी इस देश के भीतर में मिड डे मील का जो पूरा बजट है और उस बजट के जरिए जो बांटा गया है कि राज्य इतना दें, केंद्र इतना दें, उसमें भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो मिड डे मील भी दरअसल उसी बजट का शिकार हो गया जहां पैसा ना हो, राज्यों के हिस्से का पैसा भी राज्य ना दे पाने की स्थिति में हो, और स्कूल को बंद रखना ही शायद सबसे बेहतरीन मिड डे मील मान लिया गया। प्रवासी मजदूरों की तादाद 12 करोड़ इस दौर में बेरोजगारी का दंश झेल रही है। जो कोविड के बाद से निकल कर आए थे और उस वक्त तकरीबन इस देश में 18 करोड़ प्रवासी मजदूर जो निकले और अपने अपने गांव लौटे, अपने अपने जिले लौटे, घर लौटे, उनमें से 12 करोड़ के पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कोई काम नहीं है। उनके भीतर का सवाल का जवाब भी राज्यों के चुनाव में कम उभरते हैं, केंद्र के चुनाव में इसलिए उभरते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की राजनीति के केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर टिक गए हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी सियासत, पूरी राजनीति, पूरी बीजेपी, पूरा आरएसएस और पूरे सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां घूमती हैं। तो सवाल 2024 का जैसे ही आएगा, प्रवासी मजदूरों के सामने जो सवाल होंगे, क्या वो करवट लेंगे इस उम्मीद और आस के साथ कि बदलाव होना चाहिए? युवाओं के भीतर जितनी बड़ी तादाद रजिस्टर्ड बेरोजगारों की है, उससे 2 से 3 गुना ज्यादा इस देश में बेरोजगारों की तादाद है। और रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या भी जब 10 करोड़ छूने को आ गई, तो कल्पना कीजिए इस देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या हो चली है। और बेरोजगारी का असर कैसे व्यवसाय पर पड़ता है, कैसे किराए लेने को लेकर पड़ता है। यानी सामाजिक तौर पर जो ताना बाना रोजगार के जरिए जुड़ जाता है, वो सिर्फ एक रोजगार नहीं होता है, उद्योगों या कारखानों से निकलता हुआ धुआं भी होता है, प्रोडक्शन का बनना भी होता है, उत्पादों का बाजार में आना भी होता है, और रोजगार उस उत्पाद को खरीदकर उपभोक्ता कैटेगरी को बड़ा भी करता है, यानी कंज्यूमर बड़ा भी हो जाता है। सारी परिस्थितियां डामाडोल हैं। तो क्या बेरोजगारी के दंश को झेलते हुए परिवारों के भीतर सवाल है या नहीं है? और उसके साथ अगर महंगाई को भी जोड़ दीजिए तो इस देश के भीतर जो पूरा ग्रामीण भारत है, उसके सामने अस्त व्यस्त स्थितियां हैं। वहां के हाट दोबारा से बार्टर सिस्टम पर आ गए हैं। आप चावल लीजिए, हम दाल देंगे, आप दाल लीजिए, हम कपड़ा देंगे, आप कपड़ा दीजिए, हम चारा दे देंगे पशुधन के लिए, आप चारा लेंगे, हम आपको दूध दे देंगे, आप दूध लेंगे, उसकी एवज में हम आपके लिए कपड़े सिल देंगे, आप कपड़े सिल देंगे, हम आपके जूते बना देंगे। इस परिस्थिति में बार्टर सिस्टम भारत के ग्रामीण इलाकों के हाटों में रेंगने लगा है। जो हाट लगते हैं वहां पर करेंसी गायब है, पैसा गायब है, क्योंकि मजदूरी नहीं तो पैसा कहां से आए। राजनीतिक तौर पर ऐसी जमीन किसी राजनीतिक सत्ता के खिलाफ इससे पहले नहीं मौजूद थी, क्योंकि इसके बाद स्थिति बुजुर्गों की भी बड़ी विकट हो गई है। पीपीएफ का पैसा निकाल लिया, प्रोविडेंट फंड से सारा पैसा निकल आया। इस दौर में आने वाले वक्त में कैसे जिएंगे पता नहीं है। जो पैसा निकल आया उससे जी रहे हैं, और पेंशन को लेकर जो परेशानी इस दौर में शुरू हुई, उसने हाथ पांव फुलाए। रिटायर्ड लोगों की परिस्थिति और रिटायर्ड होने वाले लोगों की स्थिति और नाजुक कर दी, और इस दायरे में इस देश के भीतर में तकरीबन 3 करोड़ लोग सीधे परेशान हैं।
3 करोड़ इसलिए कह रहे हैं कि जो रिटायर्ड होंगे 2024 तक और जो इस दौर में रिटायर्ड हुए हैं उनकी संख्या भर हम आपको बतला रहे हैं। सिर्फ बाकियों की परेशानी एक अलग जमी पर खड़ी है। यह तो तत्काल की होगी तो चुनाव पर क्या यह असर डालेगी? यह एक राजनीतिक तौर पर सत्ता के विरोध की सबसे मजबूत जमी है। उसके बाद ध्यान दीजिए, जब हम महंगाई और बेरोजगारी और युवाओं का जिक्र करते हुए पीएफ पर पहुंचे तो उसके बाद समुदाय विशेष का जिक्र होता है। मुसलमान इस देश के भीतर में कहां जाए, क्या करे, उसको लगने लगा है वो दूसरे दर्जे का नागरिक है। इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर उसकी पूछ नहीं है और राजनीतिक तौर पर उसको पूछने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के इस मंत्र ने सफलतापूर्वक अपनी जीत तय की इस देश के भीतर में धार्मिक या सांप्रदायिक तौर पर वोटों का ध्रुवीकरण करके। लेकिन उसके ठीक समानांतर दलितों की स्थिति, दलितों को लेकर कोई नेता की मौजूदगी आपको इस दौर में नजर नहीं आएगी। मायावती का जिक्र हो सकता है, बीएसपी का जिक्र होता है, लेकिन जिस तरीके से वो सत्ता के डंडे के आगे या सत्ता के एजेंसियों के आगे नतमस्तक है, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जितने केसेस जिस रूप में खुलेंगे, खुल जाएंगे, वहां पर नेता कहां होगा, उसके पास संपत्ति जो है उसका क्या होगा, ये सारे सवाल राजनीतिक गठरी में बंद हैं, जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त कभी अखिलेश यादव कर देते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ कर देते हैं, कभी कोई नेता निकल कर आता और बता देता है। तो इस देश के भीतर में दलितों के भीतर भी राजनीतिक तौर पर कौन अगुवाई करे, इसको लेकर एक भयानक शून्यता है। वह अपनी जमीन पर खड़ा होकर क्या करे जब राज्य दर राज्य उसके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो कोई कानून काम क्यों नहीं करता है? और क्या वाकई जिस मनुवाद का जिक्र दलित तबके के भीतर से निकलता है वह मनुवाद इस देश की राजनीतिक सत्ता में वाकई समाया हुआ है और कानून का राज गायब हो जाता है उसके सामने? और इसके ठीक समानांतर नफरत और घृणा के शब्द जो राजनीतिक तौर पर निकलते हैं और इस देश की सियासत को मतते हैं, उसके दायरे में इस देश के लगभग 40 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। 40 करोड़ का मतलब तो समूचा देश ही हो गया ना। उनके परिवारों को जोड़ लीजिएगा, यानी पूरा देश इस घृणा और नफरत की परिस्थितियों से जूझता है। उस लकीर को खाली छोड़ दीजिएगा जिस लकीर के ऊपर रईसी शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक लकीर के ऊपर ना जाति ना धर्म मायने करता है, वहां सिर्फ मुनाफा मायने करता है। लेकिन पहली बार उस मुनाफे की जमी भी सत्ता के खिलाफ बन रही है और 2024 तक भारत के कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट या जो सत्ता के साथ नहीं है, उसके करीब नहीं है और भारत के भीतर कॉरपोरेट को आगे बढ़ाने की परिस्थिति में कोई एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं है, उसमें चंद लोगों का नेटवर्थ बढ़ेगा, बाकियों का घटेगा, तो उस कॉरपोरेट सेक्टर के भीतर भी बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब देने के लिए क्या 2024 का इंतजार कॉरपोरेट तबका भी कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी कर रहे हैं, रईस तबका भी कर रहा है, देश छोड़कर जाने वालों की कतार जो बढ़ती चली आ रही है वह भी इंतजार कर रही है? ये सारे सवाल, और इस सवालों के साथ अगला सवाल आता है कि इस देश के नेताओं की तरफ भी तो देखिए, उन नेताओं की स्थिति क्या है? राहुल गांधी सबसे पहला नाम विपक्ष के तौर पर, जिस कतार को वो जनता के राजनीतिकरण के साथ अपनी पदयात्रा के जरिए खड़ा कर रहे हैं, क्या उनके और राजनीतिक तौर पर जागृत करते हुए कांग्रेस की कोई टीम उन्हें राजनीतिक तौर पर सक्रिय करने की स्थिति में है? या फिर केरल में जो कैडर निकल कर आया, जो लोग निकल कर आए, या कर्नाटक में जो निकले, या आंध्र में निकले, या तेलंगाना में निकले, या जो महाराष्ट्र में निकल रहे हैं, क्या ये एक यात्रा निकलने के बाद वापस अपने घर और अपनी जिंदगी के साथ खो जाएंगे, गायब हो जाएंगे और उसका कोई महत्व नहीं होगा? और राजनीतिक कर्ण की जो जमी तैयार हो रही है उसको मथने की दिशा में कांग्रेस मान चुकी है कि ये खुद खड़े हों। क्या ये राजनीतिक जमी बड़ी पुख्ता हो जाएगी? यह सवाल भी है। और इसके साथ उन छत्रपों का सवाल भी है जो इस देश के अलग अलग राज्यों में समाये हुए हैं। वो ममता बनर्जी हो सकती है, वो केजरीवाल हो सकते हैं, वो शरद पवार हो सकते हैं, वो चंद्रशेखर राव हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है जिसको आप जिस रूप में नीतीश कुमार हो सकते हैं, अखिलेश यादव हो सकते हैं, आप किसी को भी देखिए, लेकिन वो अपने दायरे में अपनी राजनीतिक जमी पर जिस तरीके से लड़खड़ा रहा है या सत्ता मिलने के बाद भी उस जमी को बचाए रखने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, उसकी निशानदेही ममता से भी हो सकती है, केजरीवाल से भी हो सकती है, जो एमसीडी के चुनाव के ऐलान के बाद गुजरात छोड़ दिल्ली की सड़कों पर आ गए हैं।
राजनीतिक तौर पर अपनी जमीन को बचाना और दूसरी जमीन को अपने साथ खड़ा कर लेना, किसान आंदोलन ना होता तो पंजाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं होता। यह भी एक फैक्ट है। जनता ने तय किया कि इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। जनता पॉलिटिकल पार्टी अगर तय करती तो एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ अकाली दल थे। यही जनता को तय करना है 2024 को लेकर उसे किसे हराना है। राजनीति बिल्कुल 360 डिग्री में गोल घूम गई है। इससे पहले राजनीतिक दलों को देखा जाता था किसमें लड़ने का मादा है, किसके पास क्या है। लेकिन जब किसी सत्ता के खिलाफ बनती हुई राजनीतिक जमीन हर समुदाय विशेष को प्रभावित कर रही हो और उसके सामने आने वाले वक्त को लेकर कोई रास्ता ना सूझ रहा हो तो वो क्या करेगी। 2024 का चुनाव उसी दिशा में धीरे धीरे जा रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नजर नहीं आएगी, कोई नेता नजर नहीं आएगा और सब एक सुर में कभी एक साथ निकल कर नहीं आएंगे, क्योंकि अपनी अपनी राजनीतिक सत्ता के दायरे में अपना अपना सुकून। इस देश में राजनीतिक सत्ता पाने के बाद क्या होता है और जनता के पैसे और देश की संपत्ति पर कैसे रईसी की जाती है, यह किसी भी मुख्यमंत्री को देख लीजिए या देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, समझ जाइएगा। उसे कौन गंवाना चाहेगा। इस देश की फिक्र को लेकर राजनीतिक सत्ता में आने का कोई ख्वाब अगर आपको बताता है तो वह झूठा है, वो फरेब है, वो दायरा ठीक नहीं है। क्योंकि एक के बाद एक कोई मॉडल जो है, वो कौन सा मॉडल है पंजाब का जिसमें हथियार आसमां तले लहराए जाते हैं, खुलकर हत्या हो जाती है और राज्य सरकार या फिर सियासत गुजरात में चुनाव प्रचार में मग्न हो। यह कौन सी परिस्थिति है, कौन सा मॉडल है। बेरोजगारी की स्थिति में आप रोजगार दे पाने की स्थिति में दिल्ली जैसी जगह पर नहीं है, मुंबई जैसी जगह पर नहीं है, हैदराबाद जैसी जगह पर नहीं है, बेंगलोर में नहीं है, चेन्नई में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, लखनऊ में नहीं है। यह तो राज्यों का केंद्र है जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार होने चाहिए। लेकिन वहां पर अगर रोजगार नहीं है तो कल्पना कीजिए, भारत को अगर इन राज्यों की राजधानी जो टॉप मोस्ट 12 राज्यों की राजधानी आती है उससे अलग कर दीजिए तो कल्पना के परे है कि भारत के भीतर में कुपोषण की स्थिति क्या है, भूखमरी की स्थिति क्या है। आपको जानकर हैरत होगी, इस देश की यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, आईएमएफ के आंकड़े हो और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो निकल कर आता है उसमें पता चलता है कि भारत में 40% लोग कुपोषित हैं। जिस देश के भीतर का भविष्य अंधकार में उसे नजर इसलिए आ रहा हो क्योंकि 4,500 बच्चे जो 5 बरस से कम होते हैं उनकी मौत अगर हर दिन होती चली जा रही हो और उसके साथ भारत को बाजार के तौर पर देखने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जो दवाइयों का बाजार होता है ना, वह भी भारत को गिनी पिग मानता है। यहां पर होती हुई मौत चाहे वो प्रदूषण से हो या फिर भूख से हो, ये कल्पना के परे है। भूख का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल ही झारखंड हाईकोर्ट के भीतर सुनवाई में यह बात निकल कर आई कि दरअसल जो भूख से मर गया, राज्य सरकार कहती है वो भूख से नहीं मरा, उसको कोई बीमारी थी। तो जो भूख से 2017 में संतोषी कुमारी मरी थी 11 बरस की, उस समय मौजूदा सत्ता जो है हेमंत की, उसने कहा था कि भूख से मौत हुई और यह राजनीतिक मुद्दा होगा। लेकिन संयोग देखिए, सत्ता में आने के बाद भूख से मरने वालों की तादाद बढ़ती चली गई और फिर राज्य के मुख्यमंत्री और सरकार का जवाब हाईकोर्ट के भीतर दिया गया। ना उस समय कोई भूख से मरा था, ना इस समय कोई भूख से मर रहा, ये बीमारियों से मरते हैं। तो कुपोषण की स्थिति के दायरे में 40% हिंदुस्तान अगर समाया हुआ है और 19 करोड़ पिछले साल और इस करोड़ 22 करोड़ भूखे लोग सोते हैं 2 जून की रोटी जिन्हें नहीं मिल पाती है, और यह आंकड़ा सरकारी है, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया सरकार का आंकड़ा है। तो कल्पना कीजिए इस देश के भीतर में सत्ता के खिलाफ की राजनीतिक जमीन कितनी पुख्ता होगी। तो क्या 1952 के बाद से आपने किसी कालखंड में कभी किसी प्रधानमंत्री या उसकी राजनीतिक सत्ता तले ऐसी परिस्थिति देखी है कि हर समुदाय विशेष परेशान हो लेकिन वह चुनाव जीत रहा हो? क्योंकि राजनीतिक तौर पर विपक्ष की जमीन जो है बेहद पोपली है। इन 2 मुख्य जमीनों को परखते हुए क्या भारत की जनता के सामने 2024 का चुनाव एक नया चुनाव है? और क्या यही परेशानी का सबब मोदी सत्ता के लिए है, मोदी खुद के लिए है? क्योंकि इस देश की जनता अगर खड़ी हो गई
तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और जनता खड़ी तभी होती है जब कोई विपक्ष में बचता नहीं है। तो विपक्ष को भी कैसे खड़ा किया जाए, यह आखिरी चाल इस दौर में मोदी सत्ता भी चल रही है। उसे किसी जगह पर ए चाहिए, किसी जगह पर बी चाहिए, किसी जगह पर सी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। उसी लिहाज से वो उसको खड़ा करती है और खड़ा करने के बाद उसकी मौजूदगी से वोटों का बंटवारा ये नहीं होता है, अपने खिलाफ बनी जमी को दूसरों के हिस्सों में बांटना होता है। इसीलिए मोदी सत्ता के सामने मजबूरी है कि वह हर राजनीतिक दल को आश्रय दे और वैसे राजनीतिक दलों को आश्रय दे जो धीरे धीरे खड़े तो हो जाएं और मौजूदा वक्त में नजर आए कि यह हमारा विकल्प हो सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी खड़ी हुई, नीतीश कुमार खड़े हुए, केजरीवाल खड़े हुए, वैसे भी कभी कभी खड़े हो जाते हैं, शरद पवार उधर से स्ट्राइक करते हैं, चंद्रशेखर राव खड़े हो जाते हैं। ये लकीर कौन सी है? यह लकीर दरअसल भारत के भीतर विपक्ष गायब हो गया है। राजनीति की जमीन पोपली है कि वह उसी में समा गई है, विपक्ष राजनीति। तो ऐसे में इस सत्ता के खिलाफ जनता खुद ना चुनाव लड़ने मैदान में आकर खड़ी हो जाए, घबराहट इसको लेकर पहली बार है। इसीलिए वेलफेयर स्कीम को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कर क्या रहे हैं, तो 131 वेलफेयर स्कीम सरकार ने गिना दी। यह नहीं बताया कि यहां तक कि पोषण योजना जो चलती है उसमें हम अनाज तक सबको नहीं दे पा रहे हैं। स्थिति इतनी नाजुक है। और इस फेरिस्त में जब हम फेरिस्त आपको बता रहे हैं तो इसके दायरे में किसानों को लेकर आइए। किसानों की परिस्थितियां कितनी नाजुक है और जो ढिंडोरा पीटा जाता है कि हमने इतना एक्सपोर्ट कर दिया, आपको जानकर हैरत होगी इंपोर्ट भी इस दौर में बढ़ गया है, वह भी एग्रीकल्चर का। तो जरा इसे भी आखिर में समझ लीजिए कि भारत के भीतर वेजिटेबल ऑयल, फ्रेश फूड, जो फल होते हैं, दाल होते हैं, मसाले होते हैं, नेचुरल रबर जो होता है, अल्कोहलिक बेवरेज जो होते हैं, रॉ कॉटन जिसको बोलते हैं, ये सारे बाहर से मंगाए जाते हैं। और हैरत में बताइए, जिस समय मोदी सत्ता सरकार में आई थी उस बरस जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट हम कर रहे थे वह 3,16,000 करोड़ का था और आज की तारीख में बढ़कर वो 4,05,000 करोड़ का हो गया। ताल ठोक सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गया। लेकिन दूसरा आईना कहता है कि उस वक्त जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो 1,70,000 का करोड़ रहे थे और आज की तारीख में ये 2,65,000 करोड़ का है। यानी उसकी रफ्तार एक झटके में बढ़ती चली जा रही है, इंपोर्ट की भी। और हमारी पूरी इकोनॉमी के ढांचे में जो कॉरपोरेट और रईस और कर्ज लेने वाले हैं वह भी समझ रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता के खिलाफ बनती हुई जमी को इस देश की जनता देख रही है, महसूस कर रही है। लेकिन 2019 का चुनाव इस उम्मीद में बस गया कि विपक्ष खड़ा होगा, विपक्ष की एका कुछ कमाल दिखाएगी। लेकिन 2024 को लेकर न केजरीवाल, न ममता, न पवार, न राहुल, आपको लकीर दिखाई नहीं देगी। जनता को खड़े होना है और राहुल गांधी इसीलिए राजनीतिक होकर भी गैर राजनीतिक रास्ते पर निकले हैं, क्योंकि शायद वो समझते हैं कि गैर राजनीतिक तौर पर अगर सक्रियता बढ़ गई तो राजनीति को बदलने की ताकत यह परिस्थिति रखती है। और घबराहट इसी बात को लेकर कहीं ज्यादा मोदी सत्ता के माथे पर शिकन पैदा करने वाली हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।